एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो रही थी, आज बसंत पंचमी भी है। आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बीच में 2 दिन अस्वस्थता के कारण आप लोगों को जीएस की क्लास नहीं मिल पाई थी, तो हम लोगों ने बात करी थी, सीधे टॉपिक पे आते हैं कि जो भी भारतीय संवैधानिक विकास हुए वो 2 पार्ट में हुए थे। पहला जो पार्ट था हमारा वह था कंपनी के अधीन, और जो हमारा दूसरा पार्ट था वह था ताज के अधीन। यहाँ से हमने शुरू की थी अपनी क्लास 1773 से हमने शुरू किया था और चलते चलते हम लोग पहुँचे थे 1946 यानी कि कैबिनेट मिशन तक। तो ये पूरी चर्चा हो चुकी है। आज हम बात करेंगे संभावित प्रश्नों की इस इतने विषय पर, क्योंकि इसके आगे अब आप अंतरिम सरकार देखेंगे और उसके बाद प्रस्तावना आ जाएगी, तो लगभग संवैधानिक इतिहास खत्म है। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बन सकते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, और किसी भी परीक्षा में आप पेपर उठा के देखेंगे और चीज़ों को देखेंगे, विगत प्रश्नों को, इसी तरह से प्रश्नों की यही प्रकृति होगी, प्रश्नों का यही प्रकार होगा। तो आप देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे ही हम अपना पहला प्रश्न बनाते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो पहला प्रश्न जो बनता है, प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा या फिर वीडियो को सेव कर लीजिएगा। बाद में आप देखेंगे कि परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। सेम प्रश्न मिल सकता है, यही प्रश्न मिल सकता है, या थोड़ी सी प्रकृति को परिवर्तित करके प्रश्न आपको मिल सकता है। तो हम देखेंगे प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस तरह से प्रश्न बनेगा 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस तरह से आपको प्रश्न बनेगा। ऑप्शन कैसे रहेगा? ए 1909 ईस्वी का अधिनियम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। बी 1919 ईस्वी का अधिनियम। सी 1773 ईस्वी का अधिनियम। चौथा ऑप्शन आपका हो सकता है 1853 ईस्वी का अधिनियम। इस तरह से ऑप्शन रहेंगे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो हमने जब आपको बताया था कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर पूछ लेता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भी आप लोग उत्तर में एलिजा एम्पे ऑप्शन देखेंगे और सही कर देंगे। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन 4 रहेंगे। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। या इस तरह से तो आपको करना क्या है, याद रखना है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह आपका पहला प्रश्न था। और प्रश्नों को देखते हैं।
जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जितने भी प्रश्नों को बनने की संभावना है संवैधानिक विकास से टेट सुपर जूनियर की जो परीक्षा आ रही है जीएस से रिलेटेड परीक्षाओं में, तो आप देखेंगे प्रश्नों की प्रकृति यही है। प्रश्न शब्दशः ऐसे मिल सकते हैं, जैसे कभी कभी आ जाता है मिलान करने वाला, सूची ए सूची बी दे दिया गया, कुछ चीज़ें इसमें होंगी कुछ चीज़ें इसमें होंगी, आपको सही मिलान करना होगा। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक दो जानते रहते हैं बाकी दो सही मिल जाता है, या कभी कभी होता है कि एक ही बैठाने पे चारों मिल जाते हैं, और कभी कभी कंफ्यूजिंग में क्या होता है कि चारों को सही जानना आवश्यक होता है तभी हम कर पाते हैं। तो मान लीजिए ऐसे है, पहला है आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसमें सूची एक में पहला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। दूसरा है पिट्स का भारत अधिनियम, पिट्स का भारत अधिनियम 1784। तीसरा है इंग्लिश मिशनरियों को छूट। और चौथा है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये चारों चीज़ें हमने पिछले वीडियो में आपको बताई है। मान लीजिए क्रम बदल दिया, यहाँ पे ऐसे चार चीज़ें दे दी और यहाँ पे पहला लिख दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारत अधिनियम, हमने सन लिख दिया है, ये सन नहीं लिखा हुआ है, पिट्स का भारत अधिनियम, इंग्लिश मिशनरियों को छूट, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो आपको ध्यान देना है कि कब क्या हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसके पहले का क्वेश्चन था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 से आप मिला देंगे। पिट्स का भारत अधिनियम कब आया था, 1784 ईस्वी, आप लोगों को ये भी मैंने बताया था। और इंग्लिश मिशनरियों को छूट आप लोग पढ़े होंगे, 1813 ईस्वी का एक्ट, 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में इंग्लिश मिशनरियों को छूट दी गई थी कि अब वो भारत में खुले रूप से अपने धर्म का प्रचार कर सकती हैं। तो 1813 ईस्वी इसका उत्तर हो जाएगा, 1813 ईस्वी का एक्ट। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, हमने आप लोगों को बताया था कि 1833 ईस्वी में गवर्नर जनरल की परिषद में एक लॉ मेंबर, एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई, लॉर्ड मैकाले की पहली नियुक्ति हुई थी, तो इसका उत्तर होगा 1833 ईस्वी। उसी के अधीन भारत में पहली बार विधि आयोग की स्थापना हुई थी। तो अगर इसके क्रम इधर उधर रहेंगे, अव्यवस्थित रहेंगे, तो आपको मिला लेना है। मान लीजिए 1773 ईस्वी यहाँ है, मान लीजिए 1784 ईस्वी है, तो आप ऐसे मिला देंगे, ये सही ही है। तो इस तरह से क्रम अव्यवस्थित भी हो सकता है, व्यवस्थित भी हो सकता है। याद रखना है आपको, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 ईस्वी, इंग्लिश मिशनरियों को कार्य करने की छूट 1813 ईस्वी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 ईस्वी। तो इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपके चारों को टच कर रहा है, चीज़ें पूरी ताज़ा हो गई होंगी। ध्यान से अगर आप लोगों ने वीडियो सुना रहा होगा तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलाने वाले प्रश्न भी आते हैं जहाँ पे अक्सर लोग गलत कर देते हैं, हड़बड़ाहट में हो नहीं पाएगा, ज़्यादा दिया है, ज़्यादा वर्ष दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दो को पकड़ के सेट करेंगे, उसके बाद अपना ABCD का ऑप्शन देखेंगे, कोई ना कोई उत्तर उसमें आपका सेट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा, इसी तरह से प्रश्न बनेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस अधिनियम के द्वारा चीन के साथ व्यापार एवं
चाय के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है परीक्षा में। समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? मैंने आप लोगों को बताया था। ऑप्शन कैसे रहेंगे? ए 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, बी 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, सी 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, डी 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चार ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार को छोड़कर के ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? आप लोग ध्यान देंगे, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, इसी के तहत कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। केवल चीन के साथ एवं चाय के अधिकार को बरकरार रखा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं छीना गया था। चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना हुआ था। तो इस तरह से आप ये प्रश्न हल करेंगे। इसका सही उत्तर होगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, 1813, 1833, 1909, 1919, 1935 ये ऐसे एक्ट हैं जिनसे 1892 इनसे अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। अभी कंपनी के अधीन ही आप चल रहे हैं। 1813 ईस्वी का था ये। और आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। किस अधिनियम के तहत किस अधिनियम के तहत भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हुआ? प्रशासन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्सा लेना संभव हुआ। हिस्सा लेना संभव हुआ। किस अधिनियम के तहत भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हुआ? ऑप्शंस कैसे रहेंगे? ए 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, बी चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, सी 1858 ईस्वी का अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है आपका? किस अधिनियम के तहत भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हुआ? इस प्रश्न को आपको हल करना है
आपके पास 4 ऑप्शन है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, 1858 ईस्वी का अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। क्यों सही उत्तर होगा? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में एक धारा थी 87, इसे अनुच्छेद से धारा थी 87। धारा 87 के अंतर्गत बात की गई थी कि अब धर्म, वंश, जाति आदि के आधार पर क्राउन की जो भी प्रजा है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उपनिवेश की जो भी प्रजा है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में यही चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ढेर सारे अधिकार दिए भारतीयों को। इसी के बेस पे कई आंदोलन हुए, अधिकार मांगे गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना कब संभव हुआ? सीधा सा उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के तहत भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हुआ। प्रश्न नोट करते चलेंगे। पूरा ऑप्शन अगर उत्तर का ना भी नोट करें तो एक लाइन में उत्तर जरूर नोट कर लेंगे। एक लाइन में उत्तर जरूर नोट कर लेंगे। चारों ऑप्शंस नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया 1833 तक की बात। अब ताज के अधीन 57 की क्रांति हुई। 57 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में एक्ट आया। अब जो भी प्रश्न बनेगा वो 1858 ईस्वी के एक्ट से लेकर के 1946 के कैबिनेट मिशन तक बनेगा। तो अब ताज के अधीन भारत में संवैधानिक विकास हो रहा है, तो प्रश्नों का जो क्रम होगा 58 से यहाँ तक का होगा, वह आपको 1773 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक के संभावित प्रश्न थे, उससे बाहर प्रश्न बन ही नहीं सकते हैं। आप ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो उत्तर उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। प्रकृति थोड़ी सी परिवर्तित हो सकती है, भाषा हूबहू ना होकर थोड़ी सी परिवर्तित हो सकती है, लेकिन 1773 से लेके 1833 ईस्वी के एक्ट तक के लगभग क्वेश्चन 99% क्वेश्चन उसी उतने में से आपको मिल जाएंगे। तो अब 1858 ईस्वी बात करते हैं। पहला प्रश्न बनाएंगे जो बनता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीयों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ? हमने आप लोगों को बताया था बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, मतदान का अधिकार नहीं था। केवल बहस कर सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। किस अधिनियम में? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। दूसरा बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। तीसरा सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। डी, भारत परिषद अधिनियम 1919। आप लोगों को याद होगा हमने आप लोगों को बताया था, जब संवैधानिक विकास बता रहा था पहले दूसरे वीडियो में डिफाइन किया था कि किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जो था, इसके तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन अभी भी अनुपूरक प्रश्न पूछने का और मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। आप नोट कर सकते हैं इस प्रश्न को।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन अब भी मतदान का अधिकार नहीं था। इस चीज को ध्यान देंगे आप। प्रश्न ऐसे बनेगा, हूबहू बन सकता है, थोड़ा सा परिवर्तित होके बन सकता है। आप लोग प्रश्न को नोट करते चलेंगे, बाद में आप लोग मॉक टेस्ट देंगे या कोई ऑनलाइन कोचिंग टेस्ट देंगे या कोई एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोग या फिर किसी विगत परीक्षा का प्रश्न पत्र उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न? संघीय न्यायालय, वो तो सुप्रीम कोर्ट था जो 1773 के तहत कलकत्ता में बना था। अब फेडरेशन की बात हो रही है। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? किस अधिनियम में था या किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? इस तरह से प्रश्न बन के आएगा। हमने आप लोगों को बताया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान का सर्वाधिक हिस्सा 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिया गया है, अर्थात संघ की बात हो रही है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था या किस अधिनियम में किया गया था, या संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? इन सब का एक ही उत्तर होगा, 1935 ईस्वी का अधिनियम। आप सीधा सीधा भी याद कर सकते हैं, 4 ऑप्शन बना के भी याद कर सकते हैं, जैसे 1947 ईस्वी का अधिनियम। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 47 में भारत आज़ाद हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आज़ादी के बाद ही संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई या उसी के तहत, तो हम 1947 ईस्वी के अधिनियम को भी मार के चले आते हैं। परीक्षाओं में ध्यान देना है कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था हो रही है। और जो दूसरी तिथि याद करनी है, 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस सन में हो रही है, स्थापना किस सन में हो, यानी 1935 ईस्वी का अधिनियम में यह तो आ गया कि भारत में एक संघीय न्यायालय होगा, फेडरल कोर्ट होगा, लेकिन उसकी स्थापना का वर्ष क्या है? 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। नोट कर लीजिए आप लोग, स्थापना हुई 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। किस एक्ट के तहत हुई? 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। किस वर्ष? 1937 ईस्वी में। ये आपका प्रश्न था। इसे 2 प्रश्न निकल के आए, आपने देखा दोनों के उत्तर 1935 और 37। अगला जो प्रश्न बन सकता है, संभावित प्रश्न, वो यह बन सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतों में बात हो रही है, द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई? ऑप्शन आपके पास है 1909 ईस्वी का अधिनियम, 1919 ईस्वी का अधिनियम, 1935 ईस्वी का अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई? हमने आप लोगों को बताया था कि 1909 ईस्वी का जो अधिनियम था उसमें पार्लियामेंटो सुधार था, उसके जस्ट बाद आया था और
और उसके जस्ट बाद आया था 1919 ईस्वी का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन स्थापना की व्यवस्था की गई थी तथा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की बात की गई थी। 1919 ईस्वी के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी तथा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। और जस्ट एक प्रश्न निकल के आता है, आप लोगों को ध्यान देना है कि 1919 ईस्वी में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित हो रही है और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, 3 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब स्थापित हुई या किस अधिनियम में स्थापित हुई या किस अधिनियम के तहत स्थापित हुई। यह प्रश्न भी बन सकता है। ये प्रांतों का है, ये केंद्र का है और इसका सही उत्तर होगा 1935 ईस्वी का अधिनियम। 1935 ईस्वी का अधिनियम। अब द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र में स्थापित हो गई। जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। 1919 ईस्वी में प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई, केंद्र में नहीं थी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था 1935 ईस्वी में स्थापित की गई। अब तीसरा जो प्रश्न बनेगा वह यह बनेगा, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कब की गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कब की गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कब की गई। एक प्रश्न ये भी आपका बन सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कब की गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था 1935 ईस्वी में समाप्त कर दी गई और केंद्र में लागू कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था 1935 ईस्वी में लागू की गई, प्रांतों में 19 में लागू की गई, 35 में समाप्त कर दी गई। कहाँ लागू कर दी गई, उठा के केंद्र में स्थापित कर दी गई द्वैध शासन व्यवस्था। ध्यान देना है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 ईस्वी के अधिनियम में स्थापित की गई। 1935 ईस्वी के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई। बात क्लियर है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था 1935 में स्थापित, राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 में स्थापित, राज्य में समाप्त द्वैध शासन व्यवस्था 1935 ईस्वी में। जिस वर्ष केंद्र में, जिस अधिनियम के द्वारा केंद्र में स्थापित की गई, उसी अधिनियम के द्वारा प्रांत में समाप्त कर दी गई। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं। एक दो प्रश्न और देखेंगे। ये तीनों प्रश्न एक दूसरे से अंतर संबंध थे। हमने आप लोगों को बताया, आप लोग नोट करते चलेंगे तो काफ़ी फायदे इसके मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। 1900 प्रश्न है 1935 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आ सकता है। उन्नीस 1935 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है आपका। 1935 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला, यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। दूसरा,
इसके द्वारा स्वतंत्रता मिली, इस अधिनियम के द्वारा, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिली। तीसरा, इसमें विभाजन उल्लेखित था, भारत का विभाजन, इसमें विभाजन उल्लेखित था। तीसरा फाइनल, चौथा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमने आप लोगों को 1935 बताते समय बताया था कि 1935 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संवैधानिक व्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है सबसे ज़्यादा उसके 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिए गए हैं। यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ये आपका उत्तर होगा, यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। 1935 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है यही भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। चलते चलते हमने बात की थी क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन की, तो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन पे भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन, पहले क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की बात, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की बात, अथवा प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि संविधान के सदस्यों के निर्वाचन की बात किस अधिनियम में या किसमें की गई, किसमें की गई। जैसे आएगा, एक निर्वाचित संविधान द्वारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की बात अथवा संविधान के सदस्यों के निर्वाचन की बात सर्वप्रथम कब की गई, तो इसका उत्तर होगा क्या, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स, हालांकि यह मिशन फेल रहा था, लेकिन पहली बार निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात क्रिप्स मिशन द्वारा की गई थी। यह 1942 ईस्वी में आया था। निर्वाचित संविधान सभा की बात संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले कहाँ की गई थी, क्रिप्स मिशन में की गई थी। यह अब क्रिप्स मिशन था। अगला प्रश्न, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। बताया था हमने 3 नाम आपको, तो अब आप ढूंढेंगे कि वो तीनों कौन है, चौथा कौन नहीं है। पहला नाम विलियम वुड, दूसरा पैथिक लॉरेंस, तीसरा, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, ए.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, विलियम वुड, और चौथा ऑप्शन है आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब आपको चयन करना है कि इसमें से कौन सा कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। मैंने आप लोगों को बताया था सर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन में शामिल थे। जो नहीं शामिल थे वो थे विलियम वुड कैबिनेट मिशन में शामिल व्यक्तियों में नहीं थे। 3 लोग ही कैबिनेट मिशन में शामिल थे।
एक प्रश्न और करते हैं। भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ, भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? किस अधिनियम के तहत हुआ? किस अधिनियम के तहत हुआ? अथवा क्या आ सकता है? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? अधिनियम नहीं भी लिखा हो सकता है, क्योंकि अब संविधान सभा यही का गठन यहीं से प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग अंतरिम सरकार पढ़ेंगे और उसके बाद सीधे आ जाएंगे प्रस्तावना पर। तो ये आखिरी प्रश्न है इस तरह का, भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत या किसके तहत हुआ? ऑप्शन है आपके पास क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, दूसरा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, तीसरा 1935 ईस्वी का अधिनियम, चौथा 1947 ईस्वी माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। आपको प्रश्न हल करना है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत या किसके तहत हुआ। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, आप सही ऑप्शन करेंगे कैबिनेट मिशन 1946, ये 1942 है, 47 ही है और ये 35 है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके बाद में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण हुआ। और अब आप पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन होने के बाद संविधान सभा की बैठक अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय मुख्य रूप से किसके पास था। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ये प्रश्न आप लोग अगर लिखे होंगे या वीडियो को कई बार सुन के प्रश्नों को उतार के, चारों ऑप्शन ना उतार के सीधे उत्तर ही उतार के याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षा में इन प्रश्नों के आने की संभावना 90 से 95% तक है। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, सॉल्व पेपर उठा के देखिएगा, किसी भी संविधान की किसी भी पुस्तक में प्रश्न बनने की प्रकृति आप देखेंगे तो आप इसी तरह के प्रश्न पाएंगे, इससे बाहर के प्रश्न नहीं होंगे। और तैयारी के लिए जो सबसे आवश्यक है परीक्षा के, तो परीक्षाएं नज़दीक हैं तो प्रश्नों की प्रकृति का अध्ययन जरूर करते रहें कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ से प्रश्न बन सकता है, कैसे प्रश्न बन सकता है। इस चीज़ का अध्ययन बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम पढ़ते जाते हैं, वहाँ पर हमारा दिमाग इस तरह से काम नहीं कर पाता कि परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। इसलिए हमने आपको जितना पढ़ाया था, जितना बताया था, उस पर प्रश्न बना के प्रश्नों को संग्रहित करके आप लोगों को दे दिया। आप लोग उसको नोट करेंगे, लिखेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। आगे जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएंगे हम आप लोगों को उसी तरह से प्रश्न देते जाएंगे। आप लोग प्रश्न सॉल्व करते रहिएगा, उसको लिख के रखते रहिएगा, बाद में परीक्षा में आपके काम आएंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ कल। धन्यवाद।